जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, जो कि आपका देख सकते हैं 2023 का होने वाला, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और जस्ट आपका देखिए 2024 में एग्जाम होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसके क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हैं, यहाँ पर मैं इसका पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। हमारी इस कॉपी पर हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, चाहे आपका न्यूमेरिकल हो या आपका डेरिवेशन हो, आपको सारी चीज़ें जो है पता चलेंगी क्योंकि आपका जस्ट एग्जाम है तुरंत, है ना। ज़्यादा टाइम भी आपके पास नहीं है, तो इसको पूरा देख लीजिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कॉपी कैसे लिखना है फिजिक्स की और कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ यहाँ पर पता चलेगा 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कितना आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। आप सभी जानते हैं फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट ही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को यही कन्फ्यूजन है कि इसमें आखिरकार कितना करें हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 346 BY कोड का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये निर्देश आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि फिजिक्स सही है, इसमें काफ़ी सारे निर्देश यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए हैं, ठीक है। तो 70 नंबर का रहेगा और हम यहाँ से करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले, ठीक है ना। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, मैंने इस क्वेश्चन को 2022 के पेपर में भी देखा, 23 में भी देख रहा हूँ और कम्युनिटी में डाला और यही क्वेश्चन आप सभी ने गलत किया। क्या किया भैया? विद्युत प्लस का मात्रक होता है, सभी लोग लगाए चले जा रहे हैं, लगाए चले जा रहे हैं, एकदम गलत गलत, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर वोल्ट मीटर होता है। अब आप लोग जो है बिल्कुल कोई न्यूटन प्रति कूलाम में लगाए चले जा रहा है, मैंने ऑप्शन दिया था तो एकदम गलत कर रहे हैं। तो यार ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना क्योंकि फिजिक्स है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन ही आप शुरू में ही गलत करेंगे तो फिर शुरू में अगर गलती कॉपी मिल जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब एग्जामिनर ना थोड़ा सा अच्छे से कॉपियों को देखने लगते हैं, फिर आपके साथ थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से अच्छे से करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एन टाइप अर्धचालक होता है। एन टाइप का अर्धचालक यानी एन प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है? ऋणावेशित होता है, धनावेशित होता है, विद्युत उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट का ख नंबर, ठीक है ना, इसको यहाँ पर डाल देना आपको, विद्युत उदासीन होता है, ठीक है ना, उदासीन। और ऐसे ही यहाँ पर आपको ग नंबर में भी डालना है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा राइट होगा, तो केवल यहाँ पर आपका अनुप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर घा में लाल और अंगा में आपको यहाँ पर मतलब एक पेज में ही बहुत अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। बस आसानी से ऐसे कर देना, ज़्यादा यहाँ पर कोई भी मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मतलब शॉर्ट में एकदम सफाई के साथ। देखिए कहीं पर भी काट पीट आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं ना, ऐसे ही करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु के 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर, तो यहाँ पर h/2 पाई होता है। ऐसे ही यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र क्या होता है, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये आपका हो गया और यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश में है, ठीक है, तो इनको आप देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। बाकी चलिए करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। अब इधर के क्वेश्चनों को ध्यान समझिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपका यहाँ समाप्त हो जाएगा, है ना। इतने में एक ही पेज में आपको डायरेक्ट कर देना, यहाँ पर और कुछ नहीं करना। अब काफ़ी सारे लोग आपको बोलेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल के इसमें का नंबर का अलग डालो, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल के फिर खा नंबर डालो, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल के फिर गा। कुछ नहीं, आप डायरेक्ट करिए क्योंकि इसमें अब कोई यार एकदम बिल्कुल तो अंधा तो होगा नहीं। इतना ही आपके सामने पूरा एकदम एक लाइन से आपने सीरियल से किया है, तो कोई भी इतना मतलब बेवकूफ़ नहीं है कि बार बार आपका ये देखता रहेगा। टाइम की बचत करनी है हमें, फिजिक्स का पेपर है, इतना मतलब ये नहीं कि आप इसी में टाइम वेस्ट करते रहें तो आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे। फिर देखिए खंड बा, देखिए इसमें आपके सामने यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन ही आपके सामने देख दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो सूत्र आपका होता है n2/v - n1/u = n2 - n1/R, जो रेडियस होता है, ठीक है ना। जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं सीमाओं का उल्लेख कीजिए। अब 1 नंबर क्वेश्चन आप कंफ्यूजन मत हो जाएंगे, क्या बोलेंगे ये तो यार यहाँ पर कोई डेरिवेशन है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 1 नंबर का है, देखिए इसमें क्या लिखना है। यहाँ पर इसमें आपको संकेतों के अर्थ बताने हैं। क्या संकेतों के अर्थ होंगे? देखिए यहाँ पर का नंबर डाल के इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि लेंस का द्वारक बहुत कम होना चाहिए तथा किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए। ये इतना चीज आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है।
इतना ही आपको इसका आंसर बनाना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ख नंबर क्वेश्चन, संट से आप क्या समझते हैं, मानी कि संट का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, क्या होता है ये, और इसका प्रयोग अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाइए। अनुप्रयोग संट देखिए यहाँ पर ख नंबर, तो क्या होता है समझिएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड अग्र अभिनत में इसलिए होता है, यानी कि आपको बताना है क्योंकि इसमें आपका जो बैंडों का चालन होता है, कहें तो ऊर्जा का जो चालन होता है यहाँ पर, वो एक प्रकार से कैसे होता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर अलग पढ़ दिया, ख नंबर क्वेश्चन है ना ये, तो हम इसका कर रहे हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड का अग्र अभिनत, इसके लिए सॉरी क्योंकि हमने इसका क्वेश्चन पढ़ दिया था, ठीक है ना, तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, अभी इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड से रिलेटेड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड अग्र अभिनत में क्यों होता है ये पूछा था, इसलिए होता है क्योंकि इसका इस पर जो कारक होते हैं, वो जो चालन होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों या मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी बैंड के कोटरों से होता है, ठीक है ना, ये आपस में रिकम्बाइन मतलब जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो आप जानते होंगे और कोटर होते हैं जहां पर खाली स्थान होता है, ठीक है ना, उनमें विद्युत कण का चालन जो है कोटर नहीं कर सकते, केवल इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ये आपस में क्या होता है, रिकम्बाइन होते हैं, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना। इसको बोलते हैं एलईडी, लाइट इमिटेड डायोड भी बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन का नंबर, इसमें कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हैं, यानी एक का मान आपका प्रिज्म कोण के बराबर है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पर एक छोटा सा ये डेरिवेशन है, कैसे करना है ध्यान समझिएगा। गा नंबर डालेंगे आप लोग यहाँ पर आप बीच में प्रश्नोत्तर संख्या भी डाल सकते हैं, ठीक है, मैं आपको क्रम से सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो प्रिज्म कोण है और जो आपका विचलन कोण है, दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पर प्रिज्म कोण ए होता है, विचलन कोण आपका डेल एम होता है। अब देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र आपका क्या होता है, म्यू इक्वल टू या एन इक्वल टू अपवर्तनांक बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन ए और होल अपॉन साइन ए बाई 2, ये सूत्र आपने पढ़ा है। अब चलिए देखिएगा, आपको पता है कि ए का मान इसके बराबर है, तो आप इसको डेल एम की जगह पर ए रख देंगे, ए रख देंगे कि नहीं, क्योंकि ये डेल एम के बराबर ए है, पहले ही बता दिया है, हमारे क्वेश्चन में ही बता दिया है कि प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। तो जब इसको भी ए कर देंगे तो ए जुड़ के आपका क्या बनेगा, 2a बन जाएगा, और इस 2a से आपका 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा ओनली आपका साइन ए। तो ये देखिए यहाँ पर ये अगला स्टेप इस प्रकार से किया गया, साइन ए बाई 2 ये बचा आपका। अब म्यू इक्वल टू यहाँ पर साइन ए का फार्मूला लगा दिया गया, यहाँ पर 2 साइन ए इंटू 2 सॉरी कास ए बाई 2, तो ये होता है फॉर्मूला, त्रिकोणमिति में होता है, ठीक है ना। अब सोचिएगा मत कि इसको कैसे लिख दिया गया, तो ये सूत्र होता है साइन ए बराबर होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अब साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 कॉस ए बाई 2 बच जाएगा, तो म्यू बराबर यानी कि अपवर्तनांक बराबर 2 कॉस ए बाई 2 बच जाएगा, और इतना ही करना है। तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है, और 1 नंबर यहाँ से आपका इतना मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कितना स्पष्टता पूर्वक अच्छे तरीके से आपको कॉपी को लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश यहाँ पर वेक्टर ई और वेक्टर बी तरंग है बी है, ठीक है ना। तरंग संचरण की दिशा ज्ञात करिए। चलिए इसको करते हैं। तो इसको देखिए, आपको एक लाइन में उत्तर लिख देना है, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो संचरण होता है वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के लंबवत होता है। दिशा ही हमें बताना था सिर्फ, इसमें तो कुछ और करना नहीं था। कह रहा था कि दिशा बताइए, दिशा ज्ञात करिए, तो लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भैया अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको पता है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ट्रांसफार्मर का एक डेरिवेशन पूरा मतलब फुल वीडियो लेकर आने वाला हूँ जस्ट इसके बाद, ठीक है ना, तो आप तैयार रहिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग 4 नंबर, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखिए किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर आपके सामने है आंसर इसका। लिखेंगे सेल का प्रतिरोध निम्न कारकों पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है, जिसमें पहला आपका विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, जो सेल में विद्युत अपघट्ट भरा होता है उसकी सांद्रता पर डिपेंड करेगा। दूसरा आपका इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। एंड तीसरा आपका होगा इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए क्षेत्रफलों पर भी निर्भर करेगा, और चौथा है ताप पर। आप यहां पर से कोई 3 उठा के याद कर लीजिए, मतलब 3 तो यार कम से कम आपको देना पड़ेगा ना। तो ये मैंने आपको, वैसे है तो छोटा छोटा ज़्यादा तो यहाँ पर है नहीं, तो आप याद कर लीजिएगा इसको। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करता है। ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं, पहले में आपके थ्योरी के ज़्यादा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से यही क्वेश्चन इंग्लिश में है। अब हम लोग इसको देखते हैं।
खंड सा, इसमें लघुत्तरी कह रहा है कि लघुत्तरी फर्स्ट है ना, तो इसमें देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन का पहला कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए, इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें आप सोचें कि यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु का पूरा सिद्धांत समझाना है, ऐसा नहीं है। इसको आपको पहले इसका आरेख बनाना है। चलिए बनाते हैं चित्र और फिर इसको समझाते हैं कौन सी भुजाएं इसमें संयुग्मी होती हैं। तो देखिए आपके सामने ये चित्र है, ये होता है आपका व्हीटस्टोन सेतु। ऐसे तो आप बना देंगे है ना। यहाँ पर देखिए ABCD ये आपकी 4 भुजाएं हैं है ना, चतुर्भुज के टाइप का होता है। इसमें PQRS ये 4 आपके प्रतिरोध हो गए। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा, धारा मापी है। इसमें आपका ये कुंजी है, सॉरी बैटरी सेल है, ये कुंजी है। इस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु का आप परिपथ बना देंगे। अब पूछा था कौन सी भुजाएं इसमें संयुग्मी हैं, तो इसमें आपको इतना थ्योरी लिख देना है। इसमें देखिए इसमें सेल तथा ये सेल वाली भुजा और गैल्वेनोमीटर आपस में बदलने पर संतुलन अवस्था अपरिवर्तित रहती है। अतः सेल की भुजा जो आपकी यहाँ पर AC वाली भुजा, ये देखिए A से C इसी के बीच में सेल जुड़ा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और जो BC है इसकी भुजा में आपका गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, ये आपस में संयुग्मी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि इसको आपस में बदलने पर संतुलन की अवस्था अपरिवर्तित रहती है, मतलब संतुलन नहीं बदलता। इसलिए BC और AC आपस में क्या है? संयुग्मी भुजाएं हैं। इतना आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए वही क्वेश्चन आ चुका है, पर संट से आप क्या समझते हैं और इसका अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाइए। तो देखिए संट का सिद्धांत समझते हैं। यहाँ पर आपको डालना है संट, ठीक है, और इसका समझिएगा। देखिए यह विद्युत परिपथ में लगाया जाने वाला प्रतिरोध चालक तार होता है। मतलब संट क्या होता है? एक प्रकार का फ्यूज तार होता है जिसको किसी भी विद्युत परिपथ में उसको बचाने के लिए लगाया जाता है। जैसे जिसका उपयोग परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को किसी दूसरे मार्ग में से भेजना होता है। और धारा मापी में संट लगाकर उसे वोल्ट मीटर और अमीटर में बदला जा सकता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आप धारा मापी को वोल्ट मीटर में या एमीटर में कैसे बदल सकते हैं, तो संट का तार लगाकर, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, है ना। इस प्रकार से इतना आपको इसमें देना थ्योरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल है। देखिए कह रहा है +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, टच में रखे हैं आपस में। तो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है और इसमें लेंस की क्षमता, 2 चीजें निकालनी है, ठीक है ना। 2 नंबर, एक नंबर के क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया पहला P1 यानी कि क्षमता पहली दी गई 5 डायोप्टर प्लस का और दूसरा माइनस का 3 डायोप्टर, ये दिया गया है ना, दोनों। और हम फर्स्ट नंबर पर फोकस करते हैं, फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके संयोजन की क्षमता निकल के आएगी, P बराबर P1 + P2, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक प्लस का एक माइनस का, तो आपका यहाँ पर प्लस का 2 बच जाएगा। तो 2 डायोप्टर यहाँ पर क्षमता बच गई। अब कह रहा है कि आपको एक चीज निकालनी है, फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए सूत्र देखिए होता है आपका F = 100/P, ये जब होता है सेंटीमीटर में। और अगर 1/P लिखेंगे तो भैया ये मीटर में हो जाता है, आप जानते हैं ना इतना। तो 100/P यानी कि P का मान आपका यहाँ पर जो क्षमता निकली है तो 2 निकला है, तो F बराबर आपका 100/2 यानी कि इसको काटेंगे तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी आ जाएगी। दोनों आपके सामने निकल के आ चुका है। इसके बाद आइए घ नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के 1 वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। तो देहली आवृत्ति ज्ञात करिए और निरोधी विभव की गणना करिए। 2 चीजें इसमें निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए W यानी कार्यफलन दिया गया है और देहली आवृत्ति, देहली तरंग जो भी है उसको निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए देहली तरंग दैर्घ्य λ0 = hc/W फॉर्मूला होता है। ये देखिए क्या सूत्र है, आपको याद कर लेना है ना, ये सूत्र है। इस सूत्र से आपका इस सवाल देखिए लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, λ0 = hc/W। अब h क्या है, प्लांक नियतांक। इसका वैल्यू पेपर में पीछे साइड दिया रहेगा, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिएगा यहाँ से जहाँ से पेपर आपका समाप्त होगा, ये देखिए भौतिक नियतांक करके यहाँ पर सारी वैल्यू दी रहेंगी, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर C आपका प्रकाश का चाल, इसका भी मान दिया रहेगा। तो यहाँ पर λ0 = करेंगे इसको, देखिए h का मान रखे, ये हो गया h का मान, और इसके बाद C का मान, प्रकाश की चाल का मान, W का मान आपके पास ये दिया गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर 2 गुणे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए यहाँ पर 1.6 × 10 -19 का गुणा कराएंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग पूरा, तो यहाँ पर 6.2 × 10⁻7 बचेगा, है ना। इसको मतलब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 3.3 और इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर इसका ये कुल मिलाकर बचेगा।
और 34 है, ये 19 आपका ऊपर जाएगा, प्लस का 19 बनेगा, यहाँ पर 9 8 17 27 बनेगा ये प्लस का, और इसे 34 से घटाएंगे तो यहाँ पर 7 आपका इस प्रकार से बचेगा। ऐसे ही आपको पूरा सॉल्व करने पर राइट आंसर आपका जो लैम्डा नॉट आएगा वो 6200 एंगस्ट्रॉम आएगा। ये आपका क्या है, देहली तरंग दैर्घ्य यहाँ से निकल के आ चुका है 6200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहा है इसमें निरोधी विभव ज्ञात करने के लिए, है ना। इसमें देहली तरंग दैर्घ्य हमने निकाल दिया, निरोधी विभव की गणना करिए। निरोधी विभव लेके यहाँ पर होता है V नॉट, इसको फॉर्मूला यहाँ पर व्यक्त किया जाता है W/E। E आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वही आपका यहाँ पर E है। तो V नॉट इक्वल टू यहाँ पर W का मान कार्यफलन आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया था, तो यहाँ पर 2 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इसका 1.6 × 10⁻19 से गुणा, और बटे में आपको 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों कट जाएंगे, बचेगा 2, यहाँ पर 2 वोल्ट आपका निरोधी विभव आ गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन तो यहाँ पर घ नंबर तक के इसके समाप्त हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ से यही क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में दिए गए, इनको आप देख सकते हैं, और खंड दा के क्वेश्चनों को हम चलिए देखते हैं। तो खंड दा में देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि अग्र अभिनत एवं पश्च अभिनत वाले पीएन संधि के लक्षणों की तुलना कीजिए और सौर सेल के अग्र अभिनत को प्रकृति को दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए अग्र अभिनत और पश्च अभिनत को दर्शाना, इसमें देखिएगा एक हम बना है यहाँ पर पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत। अग्र अभिनत में देखिए क्या होता है, इसमें ये पूरा चित्र है, ठीक है ना, ये पीएन संधि डायोड है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पर एक सर्किल भी बना सकते हैं, ऐसे करके हाँ, इस प्रकार से ये पीएन संधि डायोड है। यहाँ पर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, एक आपका यहाँ पर कुंजी है। इसमें आपको इसकी प्रकृति दर्शाना कैसे होता है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, जब अग्र अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध लगभग 50 से 100 ओम होता है, 50 से 100 ओम होता है किसमें, अग्र अभिनत में। और बात करें इसी में सेकंड पॉइंट आपको क्योंकि उल्लेख करने को बोला है, तो अग्र अभिनत में अभिनति के लिए कम विभवांतर की आवश्यकता होती है, ये होता है अग्र अभिनत में। अभी हमें जस्ट इसी में पश्च अभिनत भी बताना है इसमें, ठीक है ना, दूसरा वाला। तो चलिए पश्च अभिनत को भी हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने है पश्च अभिनत। पश्च अभिनत में भी ऐसे ही चित्र बनाना है, यहाँ पर आप इसको यहाँ पर पीएन संधि डायोड कर दीजिए, है ना, ऐसे। अब इसमें फर्क क्या पड़ता है देखिए, तो यहाँ पर एक ही फर्क करता है, यहाँ पर ये माइनस हो जाता है, ये प्लस इधर आ जाता है, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर इसका पॉइंट समझिएगा। पहला पॉइंट है जो पश्च अभिनत होता है, पश्च अभिनत में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध लगभग उच्च जो है 10⁻6 ओम तक हो जाता है, प्रतिरोध इसमें बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, पश्च अभिनत में प्रतिरोध के साथ ही उच्च विभवांतर की भी आवश्यकता होती है। और उसमें क्या था, जो हमने अग्र अभिनत देखा था उसमें निम्न विभवांतर यानी विभवांतर कम था, और यहाँ पर विभवांतर भी उच्च हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर पूछा है कि सौर सेल के लिए अभिनत की प्रकृति बताइए, तो यहाँ पर इसको इतना लिखना है, सौर सेल अबायसित होता है क्योंकि इसमें कोई बाह्य स्रोत नहीं लगाया जाता, और किंतु जब इसके संधि पर प्रकाश आपतित होता है तो अग्रदेशिक की भांति कार्य करता है, जो कि आपके सामने एक डायग्राम इस प्रकार से। ये पश्च अभिनत है और ये अग्र अभिनत है, ठीक है, इसको इस प्रकार से यहाँ पर बना लीजिएगा आप लोग। तो ये आपका सौर सेल के लिए हो गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ से पूरा समाप्त हो जाता है 2 पेज में, ठीक है। ख नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा है कि हेनरी बटे फैरेड को 1/2 की पावर लगी है, इसको प्रतिरोध में प्रदर्शित करिए, प्रतिरोध के रूप में इसको दर्शाना है, ठीक है। देखिए कैसे करते, 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपको हेनरी बटे फैरेड को इसमें 1/2 की पावर लगी है, इसको ओम में बदलना है। तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक के बराबर होता है, क्योंकि ओम भाई प्रतिरोध का ही तो मात्रक होता है, और इसको हम लोग प्रतिरोध की मात्रक यानी ओम के बराबर दिखा के मानेंगे, यही तो हमें प्रूफ कर रहा है। 3 नंबर का है, लेकिन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। देखिए हेनरी बटे फैरेड, हेनरी का यहाँ पर होता है वोल्ट गुणे सेकेंड, यानी वोल्ट सेकेंड मात्रक होता है हेनरी का, तो इसको हमने वोल्ट सेकेंड में कन्वर्ट किया। फैरेड जो होता है आपका, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज कंफ्यूज हो रही है, इसमें आपका लिखा है वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर हेनरी, और जो फैरेड होता है ये आपका संधारित्र की धारिता होती है, तो फैरेड आपका होता है वोल्ट यहाँ पर एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट, यानी बटे में वोल्ट होता है। जो बटे वाला वोल्ट है ये ऊपर पलट के जाएगा, समझ रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका हेनरी है ना, और ये आपका एम्पियर गुणे सेकंड बटे वोल्ट आपका था, जो बटे का वोल्ट था, क्योंकि बटे के बटे में ये है, तो बटे का वोल्ट ऊपर चला गया। तो अब देखिए क्या बना, वोल्ट वोल्ट आपका यहाँ पर स्क्वायर बन गया, एम्पियर एम्पियर स्क्वायर बन गया, सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, समझ रहे हैं। तो वोल्ट बटे एम्पियर का स्क्वायर ये बन गया, और ये आपका ओम के बराबर हो गया। अब देखिएगा थोड़ा समझना है, वोल्ट बटे एम्पियर, आपको प्रतिरोध का जो सूत्र होता है यहाँ पर R बराबर क्या होता है, V/R
आई होता है कि नहीं होता, आप बताइए। V अपॉन आई, V क्या है आपका वोल्ट है, I आपका क्या है धारा एम्पियर है, तो V अपॉन आई बन गया ना ये V अपॉन आई, और V अपॉन आई में स्क्वायर जस्ट लगा है, तो ये आपका हमने दर्शा दिया कि ओम के बराबर हो चुका है। अब देखिएगा हेनरी बटे फैराड का होल ऑफ स्क्वायर 1/2 का पावर इक्वल टू वोल्ट बटे एम्पियर बराबर ओम। अब अगर इसका आप लोग 1/2 को इधर लाएंगे तो इसमें स्क्वायर में चढ़ जाएगा, इधर 1/2 घात रहती है, और जब पलट देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है स्क्वायर, तो बस इसको आप इधर ले आए तो 1/2 की पावर चढ़ जाएगी। बस जस्ट इतना ही करना है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसकी 1/2 पावर को आप इधर लाएंगे तो ये स्क्वायर में बदल जाता है, और जब इसी स्क्वायर को इधर की पावर में कर देंगे तो 1/2 की पावर में बदल जाता है। इतना फर्क होता है, इतना आपको कराना है, इसमें स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। तो चलिए हो गया, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए कह रहा है दिए गए परिपथ में प्रत्येक धारा में प्रतिरोध में धारा का मान, देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या है 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये प्रतिरोध के मान दिए गए हैं, इस परिपथ में आपको धारा की गणना करनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं, लिखेंगे बंद परिपथ में किरचॉफ के प्रथम नियम से, पहला किरचॉफ का नियम इसमें लगेगा, किरचॉफ के नियम से ही लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये पूरा बंद परिपथ है। अब इसमें देखिए यहाँ पर बिंदु सी पर, बिंदु सी आपको यहाँ पर दिख रहा है, बिंदु सी पर आप पहले धारा निकालेंगे। देखिए ये धारा आ रही है, ये वाली धारा भी आपकी आ रही है सी की तरफ, ये भी आ रही है, तो जब केंद्र की कोई सेंटर पॉइंट पर संधि पर आ रही होती है उनको सभी को पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, तो I1 I2 I3 ये सभी क्या होंगी पॉजिटिव होंगी बराबर 0, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू यहाँ पर I3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का I3 हो जाएगा इधर, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब इधर को देखिएगा यहाँ पर आप लोग, अब देखिए हम पर बंद पास ABCA में लिखेंगे, ABCA मतलब ABCA ऊपर वाला जो आपका त्रिभुज दिख रहा है इस पहले बॉक्स के लिए। तो पहले वाले में आपको पता है कि क्या होगा, यहां पर आपको पता है कि धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल जो है उनके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ये आपका किरचॉफ का नियम कहता है। तो यहां पर धारा 1 है, एक यहाँ पर देखिए धारा आपका क्या है ये I1 है और 1 ओम का प्रतिरोध है, तो इसलिए धारा और संगत प्रतिरोध यहाँ पर 1 और I1, इसी प्रकार से माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ से चलेंगे जब हम लोग और इधर से एक की ओर जाएंगे तो धारा विपरीत पड़ जाती है क्योंकि इसका एरो सी की ओर है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। I3 1 है ना, तो ये हो गया, और यहाँ पर 2 वोल्ट का आपका विद्युत वाहक सेल लगा है या बैटरी लगी है, तो ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। इसको अगर आप 1 को 1 को हटाएंगे तो I1 माइनस I3 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इसी प्रकार से बंद पास दूसरे के लिए आइए, यहां पर दूसरा बंद पास क्या है ACDA है ना, इस प्रकार से इस वाले में, तो यहां पर आपका प्रतिरोध और धारा ये हो गई, प्रतिरोध और धारा ये हो गए, और यहां पर 1 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका हो जाएगा 1 I2 माइनस 1 I3 इक्वल टू 1, क्योंकि 1 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां पर I2 माइनस I3 इक्वल टू 1, ये आपका थर्ड समीकरण हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको लिखना है समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तो 2 और 3 यहाँ पर ये हैं, 2 और 3 से यहाँ पर क्या है I1 I3 I2 और I3, तो I3 से I3 कैंसिल होगा जब इसको आप हल करेंगे है ना, जोड़ेंगे, और I1 प्लस I2 बचेगा यहाँ पर 2 और ये 1, तो इसका आप यहाँ पर देखें पूरा बन गया क्या 3 बन गया, और ये माइनस का 3 2I3 हो गया, मतलब इनको दोनों को हमने जोड़ दिया है तो इतना आया है, जोड़ने पर ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, लिखना है समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, ये समीकरण 4 आपके पास आ गया है। अब I1 प्लस I2 बराबर आपके पास समीकरण 1 में क्या निकला था, देखिए I1 प्लस I2 बराबर आपके पास यहाँ पर निकला था माइनस का I3, ठीक है ना, ये समीकरण 1। तो चलिए यहाँ पर I1 प्लस I2 की जगह पर माइनस का I3 कर देंगे, जब माइनस का I3 रख देंगे तो ये माइनस का 2I3 पहले से माइनस माइनस यहाँ पर ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये 3I3, लेकिन माइनस का रहेगा तो ये आपका 3 हो गया इधर, और ये माइनस का है तो इसलिए यहाँ पर आपका 3 से 3 कैंसिल, I3 का मान आएगा 1 एम्पियर, वो भी माइनस में। अब चलिए इसके बाद अब यहाँ पर आप I3 का मान आ चुका है तो यहाँ पर रख के आप I2 का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर रख के आप I1 का मान निकाल लेंगे, इस प्रकार से आप लोग धारा को आराम से निकाल सकते, ठीक है। अब ये कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक के चालकता पर अपमिश्रण तथा ताप के प्रभाव को स्पष्ट करिए। क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं घ नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए अपमिश्रण पर थ्योरी है, यहाँ पर ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल डेरिवेशन नहीं करना है, यहाँ पर थ्योरी है। अपमिश्रित अर्धचालक, देखिए जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक अपद्रव्य मिलाते हैं तो उसमें एक कोटर उत्पन्न होता है, और इसी प्रकार जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजक अपद्रव्य मिलाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। मतलब
अगर त्रिसंयोजक अपद्रव्य यानी कि अशुद्धि मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक कोटर बनेगा, और अगर पंच संयोजक अपद्रव्य मिलाएंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। समझ रहे हैं। अब देखिए एन टाइप अर्धचालक बन जाता है इस प्रकार से, जितना अधिक मिश्रण होता है उतना ही अधिक बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। अब आपको बताना अर्धचालक की चालकता का प्रभाव। तो इसमें प्रभाव देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला यहां पर आपके सामने अपमिश्रण का प्रभाव, अधिक अपमिश्रण मिलाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। सेकंड यहां पर अर्धचालक की चालकता सिग्मा इक्वल टू जो कि होती है, यहां पर आपको देख पा रहे होंगे, ई ब्रैकेट में एन ई म्यू नॉट ई इनटू प्लस में करके एन ई म्यू एन, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। ताप बढ़ाने पर म्यू ई तथा म्यू एन के दोनों ही घटते हैं, किंतु एन ई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एन एन दोनों ही बढ़ते हैं। ये दोनों घटते हैं और ये दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। इतना आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास और भी दिए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर समझिएगा, करा एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण, है ना। यहाँ पर आपके सामने प्रोटॉन और अल्फा कण से क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें अल्फा कण समान विभव से त्वरित होते हैं, तो अल्फा कण और प्रोटॉन के बीच के यहाँ पर संबंध आपको डी ब्रोग्ली तरंग का अनुपात ज्ञात करना। तो ऐसे देखिए अब जब पूरा पेपर तो मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करके आना है। कोई भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से। इधर के लॉन्ग वाले क्वेश्चन को सबसे ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना है। सॉल्व करने का तरीका यही होता है। बाकी का और भी एक दो पेपर हैं उनको भी मैं जल्द सॉल्व करा दूंगा। अब हम लोग टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का वीडियो जल्द आपके सामने एकदम लगातार तरीके से अब आएगा, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसके क्वेश्चनों को आप पूरा देख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आए थे, और फिर आप मत करिएगा भैया आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वरना अभी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। पेपर बहुत ज़्यादा मतलब आसान भी नहीं आएगा इतना कि आप सोचे कि एकदम हलवा आ जाएगा। फिजिक्स है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर के देख लीजिए आप लोग, और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये रहे क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं खगोलीय दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी। तो इस बार आपका यहाँ पर कुछ और चीज़ें आने वाली जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के लिए हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रूव करना, वो आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में गॉस की प्रमेय है, तो यहाँ पर आप अच्छी निरक्षी स्थिति को पढ़ लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है वो भी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक पर वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, बाकी के और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े जो डेरिवेशन है 5 नंबर वाले, है ना, फ्रिंज की चौड़ाई, इन सभी पर वीडियो जल्द आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।